हम जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उनके पास एक सवाल होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे किस नाम से पहचाना जाएगा। एक जो सबसे जबरदस्त बात रही ना कि जब मैं बाइक लेने जाता था तो ये लोग जब अपने सर्विस पीरियड में होते हैं ना, इनकी लाइफ जबरदस्त होती है। गाड़ी घोड़ा रुतबा, लोग मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन जैसे वो अपने पद से हटते हैं ना, उसका उनको कोई पूछता नहीं है। ये जो पीआर है या डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से मदद कर सकती है एक व्यक्ति को अपने आप को एज ए ब्रांड एस्टैब्लिश करने में? आपको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग कराने की। आपने गूगल में सर्च किया, हो सकता है एजेंसी ना मिलकर के आपको कोई फ्रीलांसर मिल गया। अब आप उससे फुल फ्लैश मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, उसने कम पैसे आपसे चार्ज करने की बात कही, आपने काम दे दिया। 1 महीना 2 महीना आपने उसको पैसे दिए और आप परेशान हो गए। वहीं आप एक ब्रांड के पास जाते हैं, तो जब ब्रांड होता है ना, उसको अपनी क्रेडिट बचानी होती है और मार्केट में धंधा बड़ा करना होता है। अभी मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, अनस करके एक लड़का है, वो ताल ठोक के कहता है शरद पवार हो या सलमान खान, वो मेरी फर्नीचर यूज करते हैं। आपको पता है 4 साल पहले वो पुणे के एक ब्रिज पे खड़ा होकर सुसाइड करने जा रहा था। माय गॉड, ऐसा कोई एटीट्यूड, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस जिससे आपने अपने आप को इतने इस लेवल पर आप लेके आ पाए। आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, आपका वो संघर्ष का दौर नहीं होता तो आपको किस्सा कहानी सुनाने के लिए मेरे पास कुछ होता क्या? आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ पाते क्या? अगर मेरे जीवन में टफ टाइम नहीं होता तो मैं आज बैठ के ये जवाब दे रहा होता क्या? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। रीज़न बीइंग कि मैं पिछले कई सालों से बिजनेस बैकग्राउंड में भी रहा हूं और अभी एज अ डायबिटीज़ रिवर्सल कोच की तरह काम कर रहा हूं। तो जब आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया का 15 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स में उन्होंने काम किया है। मतलब टीवी चैनल का एक चिर परिचित चेहरा है। बहुत अच्छे से, हो सकता है आपने पहले सुना भी होगा, देखा भी होगा। और आज उनकी खुद की कंपनी है और बहुत लोगों को मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ सर्वेश मिश्रा जी। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अनूप सर, आपने मुझे इन्वाइट किया जी, और इसके लिए तो आपका धन्यवाद होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और आज आपके अनुभव से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। देखते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके मतलब का कितना निकलता है। जी जी, क्योंकि मुद्दों पे बात होगी तो कुछ ना कुछ तो लोगों को मिलेगा ही। ज़रूर। तो सर्वेश जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप ऑलरेडी एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आपने एक बड़ा अरसा, मोर देन अ डेकेड आपने काम किया और एक चिर परिचित चेहरा थे, मतलब सामने आते थे। उसके बाद फिर आपने अपना खुद का इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट की डिजिटल मार्केटिंग के लिए, पीआर के लिए, ब्रांडिंग के लिए। तो ये शिफ्ट कैसे कर पाए? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। मुश्किल तो होता है, मुश्किल तब होता है जब आप एक जगह पे इस्टेब्लिश हो जाएं, हाँ जी। लोग आपको देखने लगे। हाँ, अमूमन एक दौर था, आपने देखा होगा कि शुरुआत जो दौर था वो अखबारों का दौर था। राइट। लोग उसके लिए पागल थे और बहुत मजबूत माध्यम हुआ करता था। जो लोग उसमें काम करते थे उनका बड़ा सम्मान भी होता था। राइट। लेकिन जब टीवी आई, लगभग 1994 में छोटे छोटे बुलेटिन शुरू हुए। न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसका 2000 में फुल फ्लैश चैनल आने शुरू हो गए। राइट। तो लोगों को लगा कि इसमें बहुत स्कोप है, इसकी तरफ चला जाए। जी। होता क्या कि माध्यम जितना मजबूत होता है ना, उतने लूप पोल भी उसमें होते हैं। जैसे मैं मास कॉम का स्टूडेंट था, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन। जी। पढ़ाई किया, हमने सीखा, उसमें हमने काम किया, काफ़ी इंटर्न भी बहुत लंबा टाइम था हमारा, तो बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला। ये माध्यम जितना तेजी से उठा ना, उतना ही तेजी से सिमटता चला गया। ओके। अब होता क्या कि मैं रिपोर्टर बनता हूँ 2011 में। उसके बाद टीवी पे चलना शुरू करता हूँ, पॉलिटिकल बीट पे भी काम करता हूँ, डिफेंस में भी काम करता हूँ, क्राइम बीट पे भी काम करता हूँ, तो एक अनुभव हो जाता है। जी। बट जब हम जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उनके पास एक सवाल होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे किस नाम से पहचाना जाएगा। क्या बात एक जो है। सबसे जबरदस्त बात रही ना कि जब मैं बाइट लेने जाता था, मान लीजिए किसी सेना के कर्नल का लेने जा रहा हूँ, ब्रिगेडियर का लेने जा रहा हूँ, वो रिटायर हो गया है ना, तो उसके पीछे लग जाता था भूतपूर्व कर्नल, यस। भूतपूर्व आईएएस। यस। तो ये लोग जब अपने सर्विस पीरियड में होते हैं ना, इनकी लाइफ जबरदस्त होती है। बड़े आबे काबे, अगर झूठ मतलब इस फॉर्म में बोलूं, देसी अंदाज में बोलूं, हाँ। कि गाड़ी रुतबा। घोड़ा रुतबा, लोग मिलने के लिए तरसते थे सही बात है। और परमिशन लेके 3-3 गेट पार करके उनसे मिलने जाते थे। सही बात। लेकिन जैसे वो अपने पद से हटते हैं ना, उसका उनको कोई पूछता नहीं है। वेरी ट्रू। तो वो तो संवैधानिक पद पे होते थे। जब हम बाइट लेने जाते तो उसी समय हमारा दिमाग ये खुला कि भाई आप क्या करोगे उसके बाद। करेक्ट। पत्रकार से हट गए तो पूर्व पत्रकार नाम की कोई चीज नहीं होती। सही बात। फिर एक दौर जो आया ना पिछले 10-12 सालों में, आप जी। देखेंगे पिछले 5-7 सालों में पत्रकार को लोग दूसरे नजरिए से देखने लगे। उसके पीछे वजह ये थी कि पत्रकार तो ग्राउंड जीरो पे काम करता था,
जो टीवी के माध्यम थे, जो घराने थे, वो अपना काम करते थे बिजनेस के लिए, भाई उनको भी तो चैनल चलाना है, वो बिजनेस करते थे। करेक्ट। कुछ भी चीज ऊपर नीचे होती थी, अगर चैनल कोई खबर ऐसी चला देता था तो गाली पत्रकार सुनता था। सही है। और उस समय डिजिटल मीडिया जो है ना, जो डिजिटल माध्यम है, वो उभर के आ रहा था, यहाँ स्कोप बहुत ज्यादा था। राइट। तो जब मैं स्टोरी कवर करने जाता था, कोई स्टोरी डिजिटल पे कवर करनी होती तो वो लोग बताते थे कि अगले आने वाले 10-20 सालों में ना सबसे ज्यादा स्कोप इसका है। मुझे वहां पे एक मौका दिखा कि अगर आज हम इसमें घुस जाते हैं तो हो सकता है हम कल बड़े हो जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे अखबार की जरूरत कम हुई है जरूरत, टीवी की भी जरूरत कम होगी, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से भाग रहा था। इसलिए हमने टीवी छोड़ा और नए माध्यम को स्वीकार कर लिया। क्या बात है। तो कुल मिला के आप अपनी पहचान को खोजने के लिए निकले, और सबसे बड़ी बात आपने ये देखा कि आने वाला विजन 5-10 साल बाद, 20 साल के बाद क्या फ्यूचर है, उसको पहले से ही भांप लिया और एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आपने ये शुरुआत की। बहुत ही खूबसूरत। उसकी वजह थी जितने टीवी चैनल थे ना, वो भी डिजिटली शिफ्ट हो रहे थे। राइट। अभी आप देखोगे कि आप न्यूज़ कहाँ देखते हैं, आप लगातार पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। यस। आप हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर ट्रेवल कर रहे होते हैं। क्या आपको अखबार पढ़ने का टाइम है? यूट्यूब पे जाके देखते हैं। नहीं, यूट्यूब पे देखते हैं। यस। किसी चीज का सवाल अगर ढूंढना है तो कहाँ जाते हैं? यूट्यूब जिंदाबाद। कोई नई मशीन एसी आपने खरीद लिया तो उसको सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? डिजिटल जाते हैं। बिल्कुल। मतलब हर चीज के लिए आप वहां जा रहे हैं। और ये माध्यम क्या है? फ्री है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इस माध्यम में आइए, कमाने का मौका मिलेगा। क्योंकि लोग बैठने हुए हैं देखने के लिए, लेकिन उनके मतलब की चीजें आपको परोसनी होगी। अगर आप उनके मतलब की चीजें नहीं परोसते हैं तो आपका चैनल नहीं चलेगा। मैंने एक प्रयोग किया था जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। 2 साल तक ऋषिकेश के किनारे बैठा रहता था। एक स्पिरिचुअल चैनल डाला था मैंने। अच्छा। और यकीन मानिए 2019 में ये 4000 घंटा और जो 1000 सब्सक्राइबर वाला मानक है ना यूट्यूब का, वो नहीं था। अच्छा। जब वो नहीं था तो हमने वीडियो डाला और उसने डे 1 से पैसा देना शुरू किया। ओके। और उस समय जितनी मेरी सैलरी थी उसका दुगना अमाउंट पहली बार में ट्रांजैक्शन हुआ था। क्या बात है। तो मुझे लगा कि नौकरी की क्या जरूरत, यहाँ लोग चेहरा देख रहे हैं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं कमेंट करके सीधे बता रहे हैं। सही। टीवी पे जब मेरा बुलेटिन चलता था मुझे पता ही नहीं होता था, कोई प्रतिक्रिया नहीं मालूम, कोई नहीं होती थी। सही बात। वहां वन वे कम्युनिकेशन था ना। यस। मैंने बोल दिया, लोगों ने सुन लिया, किसी को पसंद आया, किसी ने गाली दी, मुझे कुछ भी नहीं पता। वेरी ट्रू। यहाँ तो गाली भी देते हैं लोग तो मैं सामने सुनता हूँ। यस। मुझे पता होता कि ये सही कह रहे हैं तो मुझे सुधारने की जरूरत है। वेरी ट्रू। पैसे आ रहे हैं, चेहरा दिख रहा है, काम बढ़ रहा है, तो इससे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है? वहां से आपको किक मिली और मोटिवेशन मिला। शुरुआत मैंने भी एक यूट्यूब चैनल से ही की थी। यूट्यूबर कह सकते हैं आप। यस। और तब मैं अपना चेहरा लेकर के नहीं आता था, अपनी आवाज के साथ आता था। अच्छा, मतलब फेसलेस था। हाँ। लॉकडाउन जब आया ना तो वहां पे कुछ लोग थे जिनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत थी। मुझे उतनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, वीडियो बनाने आता था। जब वीडियो बनाने आता था तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्रोडक्शन की सर्विस आपको दे सकता हूँ। उन्होंने मुझसे लिया। फिर मुझे जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पता चला एक डिजिटल मार्केटिंग का माध्यम है। आज से 6 साल पहले अगर आप इसमें ऐसे ऐसे जाते हो तो आप बड़ा कर सकते हो। फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग अपनाया, और जब डिजिटल मार्केटिंग अपनाया तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत से विंग है। पहले ये लगता था फ्रीलांसर हो गए काम चल जाएगा, लेकिन जो लोग फ्रीलांसर काम करते हैं उनकी बड़ी मुश्किलें होती हैं, वो क्यों नहीं सफल होते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। राइट। लेकिन तब मुझे लगा कि अब यूट्यूब का जमाना नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए थे। यूट्यूब फ्री था तब, ये मानक नहीं था, जिसको देखो वही कुछ ना कुछ बना के डाल रहा है। राइट। तो फिर मैंने कहा कि एक एजेंसी डालूंगा, और तब हमने एजेंसी डाली। और जो हमारी कंपनी पहली है वो रेड हॉट मीडिया हाउस है। अभी हमारे पास 3 कंपनियां हैं। रेड हॉट मीडिया हाउस जो है हमारी, वो डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्शन हाउस के तौर पे काम करती है। ईएस डिजिटल वर्ल्ड जो है वो एलईडी के सेगमेंट में काम करती है। और इसके साथ ही एक ईएसएम फिल्म है जो शॉर्ट फिल्म, एड फिल्म्स बना करके कॉर्पोरेट कंपनियों को देती है। ग्रेट। तो शुरुआत हुई एक यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, और आज एक फुल फ्लेजेड मीडिया हाउस बना के आप बहुत लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। सर्वेश जी, अगर किसी एक पर्सन को अपने आप को एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश करना है, राइट, तो ब्रांड बनाना ज़रूरी क्यों है, पहली चीज़। और दूसरा, ये जो पीआर है या डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से मदद कर सकती है एक व्यक्ति को अपने आप को एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश करने में? इसमें 2 सवाल है जी। मैं पहला सवाल लेता हूँ कि क्यों जरूरी है ब्रांड बनाना। यस। आज ना जब से डिजिटल मीडिया का माध्यम आया ना, तब से रीच सबके पास बहुत ईजिली है। एक्सेस बहुत ईजी है किसी के पास पहुंचने का। राइट। ठीक है। उसमें बहुत से लोग नए नए भी उतरते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की एक एजेंसी है और एक फ्रीलांसर है। राइट।
आपको ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग कराने की। आपने गूगल में सर्च किया, हो सकता है एजेंसी ना मिलकर के आपको कोई फ्रीलांसर मिल गया। जब फ्रीलांसर आपको मिल जाएगा, जी। अब आप उससे फुल फ्लैश मार्केटिंग करवाना चाहते हैं। वो कोई ब्रांड नहीं है, उसने कम पैसे आपसे चार्ज करने की बात कही, आपने काम दे दिया। 1 महीना 2 महीना आपने उसको पैसे दिए और आप परेशान हो गए। वहीं आप एक ब्रांड के पास जाते हैं, तो जब ब्रांड होता है ना, उसको अपनी क्रेडिट बचानी होती है और मार्केट में धंधा बड़ा करना होता है, तो वो लगातार अपने क्रेडिट को बढ़ाता है। राइट। तो ब्रांड बढ़ने की 2 वजह है, एक तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपकी भी मजबूरी होती है लोगों को सर्विस देना। तब आप जाकर के बड़े बनते हैं। कोई भी ब्रांड ऐसे नहीं बड़ा बन जाता। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कपड़े, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर ये खराब है तो मैं बदल दूंगा, वारंटी पीरियड में तो मैं काम कर लूंगा। कोई नया बंदा होगा तो ये नहीं कर पाएगा। राइट। जब आपके ब्रांड बन जाता है तो आप पे पैसे लगाने वाले मिल जाते हैं। जब आपका ब्रांड बन जाता है तो बैंक आपको पैसे देने के लिए तैयार होता है। जब ब्रांड बन जाता है तो दूसरे लोग आप में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। तो Right. ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। करेक्ट। दूसरा सवाल कि ब्रांड कैसे बने या क्या करें, क्या प्रक्रिया है उसकी? तो आज के डेट में ब्रांड बनना बहुत ईजी है, अच्छा, जो पहले कभी नहीं होता था। कैसे? आप आज से 2 दशक पहले जाएंगे ना, 20 साल पहले, हम्म। तो आपको ब्रांड बनने के लिए आपने देखा होगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, एक छोटे से जिले से आते हैं जी। और आपने मध्य प्रदेश में घूमा भी होगा। जी। तो जब लोगों को अपने चीज़ों के बारे में किसी को बताना होता था ना, तो वो मुनादी पिटवाते थे। हम मुनादी कर पाते थे। या आपने देखा होगा कि वो ऑटो पे लाउड स्पीकर रख दिए बिल्कुल और एक बिल्कुल। लड़का तरह से अपनी आवाज चुनाव निकाल कर, प्रचार देखे हैं। हाँ। यदि कुछ गांव में, मैं तो ऐसे गांव से आता हूँ कि गांव में कुछ जैसे भंडारा करवाना है या ऐसी कोई चीजें करवानी है, कोई जन सरकार की कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो सुनो 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 मुनादी से आप मुनादी पिटवाते थे। उसके बाद थोड़ा सा उससे आगे गए तो उन्होंने जितनी दीवारें थी सबको गंदी करवा देते थे, बिल्कुल लिखवा देते थे उस लिखवा पे कि देते मैं फलाना मैं ठिकाना। उस बिल्कुल। पे आगे किसी दूसरे ने पुतवा दिया तो वो मार भी हो जाती थी। हाँ फिर उससे आगे बढ़े तो उन लोगों ने पैम्पलेट बांटना शुरू किया। बिल्कुल। फिर उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लोगों के पास हुआ तो अखबारों में देना शुरू किया। फिर कहीं ज्यादा पैसा हुआ तो टीवी पे आए। राइट। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया थी। सही है। तब लोग पढ़ते भी थे, पैम्पलेट देख लेते थे, उससे इंक्वायरी जनरेट होती थी। अखबार भी पढ़ते थे तो कभी कभी उसमें जो इस तरह के कॉलम आते थे उसको पढ़ लेते थे। लेकिन जब दौर बदला ना, तो ये सारी चीजें बहुत पीछे छूटती गई। फिर जो लोग इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम में आए उनका बिजनेस कम होता गया। अब नया दौर आया डिजिटल मीडिया का, जहां आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, पता चला रात में 1 बजे आपके बीवी को कोई क्रीम पसंद आई, वो क्या कहेगी, तुरंत ऑर्डर करो। मतलब एडवर्टाइजर जो है ना, वो रात को 1 बजे आपके बेडरूम में है, आपके किचन में है, आपके वॉशरूम में है। मतलब ऐसे बोलूं कि सर्वव्यापी है, सर्व जगह सर्वव्याप्त है। सर्वव्याप्त है। मतलब आप ये समझो ना कि आपके जेब से पैसा निकालने के लिए वो इतने छेद कर रखे हैं आपके घर में ही ना, जहां वो कहीं से निकाल लेंगे उसको। सही बात। तो तब जब आप उसमें करते थे, खर्च ज्यादा करते थे और एडवर्टाइजमेंट कम होता था, ब्रांड बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो होती थी। हाँ, बहुत वक्त लगता था। आप नए नए यूट्यूबर्स को देखिए, नए नए जो कॉस्मेटिक के ब्रांड हैं उनको देखिए, वो 1 साल पहले मार्केट में आते हैं और छा जाते हैं, यूनिकॉर्न बन जा रहे हैं। 3 यूनिकॉर्न बन जा रहे हैं। मैं एक ब्रांड का एग्जांपल अक्सर देता हूँ, मामाअर्थ को देखिए। यस। एक प्रेग्नेंट लेडी ने अपनी जरूरतों के मुताबिक एक कंपनी खड़ी कर दी। 4-6 साल की यात्रा है, कितनी बड़ी कंपनी हो गई। सही बात। आप उस कंपनी को छोड़ दीजिए, कई नए प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे जो बिल्कुल नए हैं और मतलब साल के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। करेक्ट। तो आज ब्रांड बनना आसान है। yes. वो जमाना तब था कि आदमी अपने नाम पे काम नहीं करता था। वो ये सोचता था कि कंपनी को बड़ा करो। आज उल्टा है, अपने नाम को बड़ा करो, कंपनी बड़ी हो जाएगी। बाबा रामदेव को देख लीजिए। आप जो मेडिकल की फील्ड में हम लोग डॉक्टर वीआरसी की बात करते हैं, राइट। आप जीवा के प्रताप चौहान जी को देख लीजिए। ये वो नाम है जिन्होंने अपने नाम पे काम किया और पूरी दुनिया में अपनी कंपनी को फैला दिया, क्योंकि लोग इनके फेस पे ट्रस्ट करते हैं। राइट। और ये कैसे हुआ? इस सोशल मीडिया से हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अभी मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, अनस करके एक लड़का है जी, फर्नीचर वाला, पुणे में। अच्छा। सबसे बड़ी कंपनी उसकी है। क्या बात। वो ताल ठोक के कहता है कि शरद पवार हो या सलमान खान, वो मेरी फर्नीचर यूज करते हैं। आपको पता है 4 साल पहले वो पुणे के एक ब्रिज पे खड़ा होकर सुसाइड करने जा रहा था। माय गॉड। वो कूदने ही वाला था कि उसके दिमाग में ख्याल आया कि यार मरना ही है तो आज नहीं कल मरते हैं। टाल दिया बस, उसने टाल दिया बस एक दिन के लिए। क्या बात। और जब घर पे आया और जब सोया हुआ था तो उसके सोने में उसकी बहन ने एक तस्वीर ली थी उसकी, और वो तस्वीर लेने के बाद सुबह दिखाती कि भैया ये देखो ना,
ये ऑन द रिकॉर्ड उसकी बातें हैं कि ओके। भैया तस्वीर देखो ना, आप कैसे लगते हो जब आप परेशान होते हो तो। ओ, और जब उसने तस्वीर देखी अपनी, तो उसको अपनी तस्वीर नहीं दिखी, उसको अपने दादा की हुई एक चेयर की तस्वीर दिखी। उसने कहा यार कि मार्केट में इसको उतार सकते हैं। वो बंदा आया मार्केट में, उसका ट्यूटोरियल्स बना के डालना शुरू किया, अपने जो शॉप में चीजें थी वो देना शुरू किया। उसके पहले उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था। ओके। महज 3 साल के अंदर वो पूरी दुनिया में व्यापार कर रहा है। और वो कहता है कि अगर इस दुनिया में कोई भगवान है तो वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है। कोई चाहकर भी मुझे इतना बड़ा नहीं बना सकता। हाँ, बिना PR, बिना मीडिया कंसल्टेंसी के मैं इतना बड़ा बन गया। राइट। ये ताकत है। आप अपने कुछ दोस्तों मित्रों का नाम लीजिए, 2-3 साल में बड़े हो गए। कैसे बड़े हो गए? बिल्कुल, मैं जितने भी देखता हूँ कोचेस को, कंसल्टेंट को, ट्रेनर को, बिल्कुल यूट्यूब पे छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। मतलब जब भी स्वैप करो तो हर दूसरा तीसरा वीडियो रील उन्हीं की दिखाई देती है। बिल्कुल। आप डायबिटीज रिवर्सल पे काम करते हैं ना? जी। आपको कहाँ से फोन आते हैं? मुझे इंडिया के हर कोने से फ़ोन आते हैं, ये कैसे आते हैं? सोशल मीडिया से, कितना पैसा लगाया आपने? यूट्यूब से वीडियो बनाए, फेसबुक पे एड्स भी कर रहे होते हैं हालाँकि, लेकिन हाँ, मतलब शायद अगर मैं प्रिंट पे जाता था या कोई और माध्यम लेता था तो मुझे ज़िंदगी लग जाती थी वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, कोई कर्नाटक से, कोई बैंगलोर से, आए दिन मोबाइल पे मुझे मैसेज आते हैं कि सर मुझे रिवर्सल करना है। यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप टीवी पे जाएंगे ना और 10 सेकंड का भी स्लॉट खरीदेंगे अपने लिए ना, तो वो आपको सुबह से लेकर शाम तक गिनाएंगे, भैया 8 बजे में चलाना है, 10 बजे में चलाना है, 12 बजे में चलाना है, शाम को 6 बजे चलाना है, 9 बजे, और वो रेट बढ़ता चला जाएगा। जितना में टीवी में आप एक दिन का एड चलाएंगे ना, एक बार का, हाँ। उतने में पूरा महीना आप मेटा पे चला सकते हैं। बिल्कुल ये सही ताकत कहा है। आपने, बिल्कुल सही कहा। और इतना आसान है ब्रांड बनना Very आज के true, डेट में। बहुत ही बढ़िया। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है, तो अपने आप को एज ए पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश करना बेहद ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये काम बहुत आसान हो गया है, बिल्कुल। राइट? अब बात ये आती है कि एक सही माध्यम का चुनाव कैसे करें, एक सही एजेंसी का या सही चैनल पार्टनर का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि जब बात आती है ग्रोथ की तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हर कोई इंसान बोल रहा है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को चूज ही करना हो तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकें कि हाँ ये एजेंसी, ये व्यक्ति ठीक है, जिनके थ्रू मैं अपनी PR या ब्रांडिंग या मार्केटिंग के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, मैं इसके लिए एक चीज़ कहता हूँ, अपने क्लाइंट से भी कहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, जी। जो डिजिटल दुनिया है ना, उसमें आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बहुत ट्रांसपेरेंसी है इसमें। ओके। आप हर महीने आप रिपोर्ट देख सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, किसने कितना एंगेज हुआ आपके साथ वो आप देख सकते हैं। तो बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। आप जब किसी के पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाइए ना, तो उससे ये मत कहिए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है। ओके। उससे ये बोलिए कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे ये चाहिए आपसे। इसके लिए आपके पास मास्टर प्लान क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। ओके। आप अपने बिजनेस को समझते हैं? बिल्कुल। वो कंपनी अगर आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट समझा दे आपको, और वो ये दिखा दे कि आप 3 महीने में यहां हो सकते हैं, तो आप ये मान जाइए कि वो मार्केटिंग कर लेगी। अभी मुश्किल क्या है, इंडिया में ना फ्रीलांसर चल नहीं सकते। फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड बन के बहुत बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या, उसके लिए बहुत डेडिकेशन और बहुत अनुशासित आदमी चाहिए। जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो ऊपर बॉस बैठा होता है, तो उसका डंडा होता है, तो हम 9 घंटे काम करते हैं। सही बात है। हम भागते नहीं हैं, हमको करना ही पड़ता है। लेकिन आपने, अनूप जी ने मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया और मुझे बोला कि 1 महीने में चाहिए, तो वो कहेगा यार आज 2 घंटा कर लेते हैं, कल 3 घंटा कर लेते हैं, परसों 5 घंटा कर लेंगे, आज कहीं दोस्त के साथ घूम आते हैं, फिर कर लेंगे, 1 महीने का टाइम तो है। और वो 1 महीना बीत जाता है तो आप डेडलाइन मैच नहीं कर पाते, राइट। हम आपको रिजल्ट नहीं दे पाते। तो इसलिए फ्रीलांसर का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है वो सक्सेस नहीं हो सकता जब तक कि आप बहुत अनुशासित ना हो। वेरी ट्रू। तो जो कंपनियां अपना काम किसी फ्रीलांसर को देती हैं, उनके साथ ये मुश्किल आती है, और बाद में फिर वो ये कहते हैं कि अरे यार फ्रीलांसर तो बड़े गड़बड़ होते हैं। सही तो ये कि आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ है भाई, पैसे बचाने के चक्कर में गलत व्यक्ति को दे दिया। सही है। अब जैसे आप ये सोचिए कि ये दौर डिजिटल मार्केटिंग का है, आप डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं और आपने किसी फ्रीलांसर को पकड़ के बोला कि मेरे बिजनेस को बढ़ा दो। अरे भाई, आप ये तो समझो कि आपका बिजनेस किस चीज का है। चलिए मैं आपके बिजनेस पे आता हूँ। राइट। आपका जो काम है जी, आप काउंसलिंग करते हैं जी, जरूरत पड़ने पे आयुर्वेद की मेडिसिन भी देते होंगे, Right. तरीका बताते होंगे। जी, अगर आपका प्रोडक्ट भी है तो आपकी इंफॉर्मेशन भी लोगों के बीच में जाती होगी। राइट। अगर आपके ब्रॉडकास्ट के ग्रुप हैं तो उसमें भी आपको अपने जो पेशेंट हैं, जो आपके रेगुलर पेशेंट हैं, उनको भी आप अपनी जानकारी कन्वे करते होंगे। राइट।
आपको क्या लगता है कि एक फ्रीलांसर इस काम को कर सकता है? संभव ही नहीं है। मेरे पास अलग अलग तरीके के 30 से ज्यादा क्लाइंट हैं, रियल एस्टेट से लेके हॉस्पिटल तक, इंडिविजुअल कलाकार से लेके, और अलग अलग तरह के लोग हैं। हम इंडिविजुअल लोगों पे भी काम कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट कंपनियों पे भी काम कर रहे हैं। ओके। आप वाले केस में आपके उस पे काम करने के लिए मुझे लगभग लगभग 6 लोगों की टीम चाहिए होगी। एक वो होगा जो कैमरा पर्सन आपका शूट करेगा। करेक्ट। सबसे पहले तो एक आपके काम का ना प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, राइट। जो पूरी स्ट्रेटजी बनाएगा। राइट। वो स्ट्रेटजी बना करके सीधे आपके कांटेक्ट में रहेगा। वो आपको बताएगा, जब आप अप्रूवल दोगे तो वो नीचे उस काम को बांटेगा। करेक्ट। आपकी वीडियो बनानी है तो एक कैमरामैन होगा जो शूट करेगा, एक वीडियो एडिटर होगा जो आपके अकॉर्डिंग और जो आपकी जनता है जिसको स्वीकार कर रही है ना उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। राइट। ठीक है। उसके बाद एक ग्राफिक डिजाइनर होगी जो आपके कंटेंट के साथ, आपके फोटोज के साथ आपको कैसे मार्केट में एस्टेब्लिश करना है, कौन सी ऐसी लगातार चीजें जानी चाहिए जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये अनूप जी का प्रोडक्ट है, राइट, या अनूप जी की इंफॉर्मेशन है, राइट, वो उस पे काम करेगी। उसके अलावा एक एसएमओ का बंदा होगा जो सोशल मीडिया के आपके सभी प्लेटफॉर्म, एसएमओ को मतलब सोशल ऑप्टिमाइजर, हाँ ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, अब वो आपके फेसबुक, लिंक्डइन, आपके यूट्यूब पे, आपके ट्विटर पे अगर जरूरत है तो ट्विटर पे, इन सब पे वो डालेगा, उन चीजों को ऑप्टिमाइज करेगा, ऐड लगाएगा, ऐड चलाएगा। उसके बाद जैसे आपका फिजिकल एड्रेस होता है ना, वैसे एक वर्चुअल एड्रेस होता है गूगल, राइट, उस पे काम करने के लिए एक अलग बंदा होना चाहिए जो गूगल पे आपको रैंक करवाएगा। एक बंदा एसईओ का होना चाहिए जो आपके वेबसाइट पे काम करेगा। जब ये समग्रता में काम होता है तब जाकर के कोई व्यक्ति, कोई प्रोडक्ट या कोई कॉर्पोरेट कंपनी लोगों के बीच में आती है। आप ये समझिए कि जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं ना, इस 150 करोड़ की आबादी में जाने कितने लोग काम, करोड़ों लोग काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। माध्यम सोशल मीडिया है, कैसे आप दिखेंगे भाई? वो भी तो काम कर रहे हैं। एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं, उसमें कहा गया कि 1 घंटे में जितनी वीडियो पूरी दुनिया से पब्लिश होती है ना, अगर आप उसको देखने बैठेंगे तो अगर आप आज पैदा होते हैं तो आपकी उम्र 75 साल हो जाएगी। माय गॉड, इतना डेटा अपलोड हो रहा है, इतना डेटा अपलोड हो रहा है। आप अपना ही मान लीजिए, करोड़ लोग अगर हैं आपके फील्ड में काम करने वाले जी, उसमें से 50,000 लोग वीडियो बना रहे हैं और 50,000 रोज अपलोड हो रही है, चाहे रील के फॉर्मेट में चाहे वीडियो के फॉर्मेट। ऐसे में आप कैसे उनको दिखेंगे? सही है, कोई तो तरीका होगा। बिल्कुल। ये काम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी करती है। तो आपने जो पूछा ना कैसे हम तय करें, आप ये मत पूछो भाई कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करानी है, नहीं तो कह देगा कि मैं फेसबुक पे प्रमोट करूंगा, आपके पोस्टर बना दूंगा, आपके रील बना दूंगा और आपकी इन सारी चीजों कर दूंगा और मैं आपको महीने के लास्ट में वो दे दूंगा। आप ये पूछो कि मुझे रिजल्ट क्या दोगे? यस, एंड रिजल्ट मुझे ये चाहिए, मुझे इतना रेवेन्यू, इतने क्लाइंट, इतना प्रॉफिट, व्हाटएवर जो भी है। रेवेन्यू पे मत जाओ आप जब रिजल्ट की बात करोगे ना तो वो आपको एक रोड मैप बना के देगा। ओके, वो आपके बिजनेस के उस लूप पोल को बता पाएगा जो आप नहीं समझ रहे हो। ओके, आप तो अपना काम कर रहे हो ना भाई जी, लेकिन आपका बिजनेस मार्केट में कैसे जाएगा और मार्केट से रिजल्ट कैसे देगा वो उस कंपनी को पता है। वो आपको ग्राउंड पे दिखा देगी। राइट। जब वो दिखा देगी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ये कर लेता तो लोग मुझसे जुड़ने लगते, लोग इंटरटेन करने लगते, मेरी चीजें उन तक जाने लगती, उनको फायदा होता, मेरा बिजनेस बढ़ जाता। जी, तब वो आएगी बात पैसे पे कि भाई इसमें 6 लोगों की टीम काम करेगी, मुझे इतना पैसा चाहिए, आप उनको पैसा दीजिए, मिनिमम 3 महीने का टाइम दीजिए, 3 महीने में वो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे देंगे, आपका विश्वास जम जाएगा, आप उनके साथ आगे बढ़ जाइए। तो ये आज की मार्केटिंग इतनी आसान है। यहाँ टीवी जैसा वो नहीं है कि भैया हमने आपको ले लिया, वो बार्क पे रेटिंग करते हैं कि हमारे इतने बोर्ड लगे, हम नंबर 1 चैनल हैं। आपका ऐड कितने लोगों ने देखा आपको क्या पता? सही बात है। अखबार ने आपने दे दिया, कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने उसको घुमा करके फेंक दिया, कितने लोगों ने उठा के भेज दिया, वो भूजा वाला उस पर चटनी दे रहा है, वो कौन देखा? सही बात है। मतलब मेजरेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर तो हर पैरामीटर मेजरेबल है। कितने लाइक, कितने इंटरेक्शन, कितने इंप्रेशन, हर एक चीज़ को आप ट्रैक कर पा रहे हैं। यहाँ तो आपने कितना पैसा लगाया, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आप पैसा खर्च करते हो, पाई का हिसाब मिल जाएगा यहाँ। पाई का हिसाब मिल जाएगा। आप जब किसी और माध्यम में पैसा देते हो ना, राइट, तो उस पैसे का कितना यूज हुआ ये आपको नहीं पता होता। वेरी ट्रू। आप इस भ्रम में देते हो कि मेरा तो विज्ञापन टीवी पे चल गया, फील गुड फैक्टर। हाँ आपने एक क्लिप बना ली और अपने दोस्तों को भेजते रहे कि भैया देखो ये चला है, मेरा ये चला है। आम पब्लिक ने देखा, आपको क्या पता? सही बात है, सही बात। यहाँ तो लोग देख के आपको कॉल करते रहे, अनूप जी आपका ऐड देखा, आप यूट्यूब पे आ गया क्या, सोशल मीडिया पे आ गया क्या, आपकी वेबसाइट का ऐड हमने किसी दूसरे के वेबसाइट पे डिस्प्ले देखा। जी,
आपके उसका ऐड मैंने किसी दूसरे के वीडियो पे प्ले करते ही हमने देखा, वो आप देखते होंगे स्किपेबल और नॉन स्किपेबल ऐड जो आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो गूगल से ही तो चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, टीवी पे जाने की जरूरत नहीं। राइट, दरअसल है क्या ना कि जब भी आप किसी डिजिटल मार्केटिंग के पास जाते हैं और आप ये कहते हैं कि वो उसने काम नहीं किया सही से, तो पहले ये तो देखिए आपने उसको सही से अप्रोच किया कि नहीं किया। खुद का होमवर्क भी तो सही था कि नहीं था, ये भी बहुत ज़रूरी हाँ, है कि बीइंग ए बिजनेसमैन और जो भी आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, ब्रांड को प्रमोट कराना चाह रहे हैं, पहले आपको खुद की अपनी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए होनी चाहिए। और राइट एक्सपेक्टेशन के साथ एक फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए, तब हम किसी एक सही व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं। एक बात और कहूँगा मैं, हमारे इंडिया के लोगों की ना मानसिकता थोड़ी सी अलग है। आप देखेंगे जितना एडवर्टाइजमेंट आजकल होता है ना, जितने लोग ऐड बनाते हैं ना, हाँ जी, वो क्या कहते हैं कि फ्री में, कम पैसे में, और हाँ, जहां आदमी फ्री में देखता है ना और कम पैसे में देखता है, वहीं भाग के जाता है। जब आप फ्री में जाओगे, कम पैसे में जाओगे, तो आप जो रिजल्ट आने वाला है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही रखो बिल्कुल वैसी ही रहेगी, इतने कि में इतना ही फ्री में मिलेगा। इतने में इतना ही मिलेगा। सही बात। अमेरिका में लोग कहते हैं कि 1 लाख का प्रोजेक्ट बनाते हैं हम्म, या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट दोनों, प्रोजेक्ट तो सर्विस बेस हुआ, प्रोडक्ट आपका सीधे इसके लिए हो गया। वो 1 लाख का प्रोडक्ट बनाया, 10 लाख की मार्केटिंग की और 1 करोड़ रुपया कमा के लेके गए वो। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो मार्केटिंग का पैसा है ना, वो इन्वेस्टमेंट है। राइट, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, सब कुछ पहले, मेरे यहाँ क्लाइंट आते हैं ना, हाँ, वो अपना प्रोडक्ट बना लिए, उन्होंने सारा कुछ कर लिया, कंपनी बना ली, एम्प्लॉय रख लिए, हाँ, और जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है ना, वो सबसे कम रखते हैं। और जब कंपनी के पास आते हैं तो बोलते हैं कि इसको और भी कम कर दो, बजट थोड़ा कम करो। कम कर दो। आप जब उस बजट को कम कर दिए तो रिजल्ट कहां से लाओगे भाई? सपोज करो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ जी, ये स्टूडियो है, ये माइक है, ये लाइट है, कैमरामैन है, वीडियो एडिटर, इसका खर्चा है ना। बिल्कुल खर्चे, उसके बाद तो ये पब्लिक डोमेन में पड़ेगा, लोग हमें देखेंगे। सही बात। आप हटा दो इसको, क्या खत्म है, निकाल लोगे आउटपुट आप? कुछ आउटपुट नहीं, नहीं निकलेगा ना। नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एडवर्टाइजमेंट का जो बजट होता है ना, इन्वेस्टमेंट होता है। जो आज आप करते हो, कल उसका रेवेन्यू मिलता है। राइट, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने एक वीडियो डाला हो, रातों रात पब्लिक के बीच में छा गया हो। आप जब जाएंगे किसी के बीच में ना, जैसे आपके साथ मैं बैठा हूँ, जी, आपने हजारों लोगों को ठीक किया है, जी, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी जो दवाइयाँ हैं या आपके जो कंसल्टेंसी है वो लोगों को लाभ देती है। जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं कि मेरा 15 साल का टीबी का करियर रहा है, मैंने किताबें लिखी हैं और ग्राउंड जीरो पे काम किया है। जी, तो आज जो हमको देखेगा, अगर वो या आपको देखेगा, वो ये सोचे कि रातों रात सर्वेश जी और अनूप जी आकर के ज्ञान बांटने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है बॉस। सही है, इसके पीछे वो 20 सालों की मेहनत है, जिसके आधार पे हम ये बात कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो सर्वेश जी, आपने बताया कि ब्रांड बनने के लिए एक प्रोसेस है जो एक इंसान को फॉलो करनी चाहिए, और ये एक मतलब कहते हैं ना कि ये इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, बिना इसके आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। मतलब ये आपकी ब्रांडिंग की जर्नी का एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हमें एज ए इन्वेस्टमेंट समझने की ज़रूरत है और टाइम देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको एजेंसी का ऐड दिया और मैं 7 दिन के बाद रिव्यू करने बैठ जाऊँ। कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केट को, ऑडियंस को, टेस्टिंग को लगभग 3 महीने का एक रीजनेबल टाइम फ्रेम देना है, और जिसके बाद अगर रिजल्ट समझ में आते हैं तो फिर हम आगे को स्केलिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। होता है। देखिए इसमें क्या होता है, 3 महीने में बहुत सी चीज़ें निकल के आ जाती है, वो भी मैं आपको जी, बता देता हूँ क्या होता है। जब आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो ना, तो आपका कोई एक विंग निकल जाता है। हाँ, जो विनिंग, हाँ, जो हाँ, विंग होते हैं, मतलब ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, कोई एक प्लेटफॉर्म आपका पब्लिक फोरम पे आ जाएगा वो। राइट, उससे आप चर्चे में आ जाएंगे, फिर उससे माउथ टू माउथ कैंपेनिंग होने लगेगी। आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे पिछले दिनों हमारे पास एक कंपनी आई जो खिलौने बनाती है, ओके, वो पैसा बहुत मुश्किल से लेकर के आए, ओके, उन्होंने लॉन्च कर दिया, उनके पास बहुत रनवे नहीं था, उन्होंने दिया, 1 महीना हमसे काम किया, करवाया और परेशान हो गए वो। ओके, जबकि बिल्कुल नई कंपनी आ रही है और जहाँ खिलौने की इतनी कंपनियां हैं, वहां पे आप नहीं रिजल्ट ले सकते इतना तेज। राइट, लेकिन हमने उनको बताया, समझाया, 1 महीना रुके, दूसरे महीने उनको ऑर्डर आया। उनके खिलौने भी महंगे हैं, 20 से हाँ, 25 हज़ार के हैं, ओके, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे जो बच्चे खेलते हैं वो गाड़ी, बाइक, ये सारी चीजें। सही है, तो दूसरे महीने में उनको बिहार से बुकिंग हुई, ओके, और बिहार के एक टिपिकल इलाके से बुकिंग हुई। राइट, उनको लगा कि यार इसमें पोटेंशियल है। आप मुझे एक बात बताओ कि आप दुकान खोल के बैठे रहते दिल्ली एनसीआर में, तो बिहार से ऑर्डर ले लेते क्या? इम्पॉसिबल है। अरे आज ऑनलाइन की वजह से ग्लोबल मार्केट ओपन है, लोग दुबई से मेरे पास आते हैं, यूएस से आते हैं, कहाँ-कहाँ से लोग कनेक्ट हो रहे हैं और अपने आप को ठीक-ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कंसल्टेशन कितना लेके, टाइम लग गया ट्रेनिंग आपको लेके। इसमें? कुछ नहीं, सिस्टम काम कर रहा है, एजेंसी काम कर रही मतलब है। आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया?
मुझे लगभग 2.5 से 3 साल हो रहे हैं और 3 ओवरऑल साल। 10-15 साल हो रहे हैं इस डोमेन में काम करते हुए। अब सोचो आपने 15 साल का टाइम दिया आपने, हाँ, 3 साल बहुत एक्टिव होकर के ऐड बिल्कुल। चला करके यस, वीडियोस यस, बना करके काम कर रहे हैं, यस, तब अब आपको दुबई से लोग कर रहे हैं। यस, इनकी कंपनी ने भी 1.5 महीना दिया तब जाकर के इनको पहला ऑर्डर आया। राइट, तो जब भी आप मार्केटिंग करवाने जा रहे हैं तो अपनी स्ट्रेटजी रखिए, सामने वाले की कंपनी से उसकी स्ट्रेटजी पे बात कीजिए, पेशेंस रखिए, 3 महीने में आपको कहीं ना कहीं से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो जो पैसा आप डाल रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो आपको खलेगा नहीं। राइट, फिर आपको लगेगा नहीं ये ठीक जगह जा रहा है, इस महीने 20,000 का रेवेन्यू आया, अगले महीने 40 का आ सकता है, करेक्ट। कोई बड़ा ऑर्डर लग गया तो वो लाखों का आ सकता है। हुँ, लेकिन बिना पेशेंस के कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है हमारे देश में जो कंपनियां डर दिखा करके या लालच दिखा करके बेचती हैं कोई चीज़ ना, वो सबसे ज़्यादा चलती हैं। हुँ, वहाँ तो लोगों को पेशेंस होता है। सही है, हर साल लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसको कभी नहीं भुनाते हैं, उसको रिन्यू करवाते हैं, लेकिन एक डर होता है जिसकी वजह से वो इंतजार करते हैं साल भर। सही है। आप जब अपना बिजनेस कर रहे हो तो भाई कर लो ना इंतजार। हुँ, आप घर से निकले हैं, मुंबई आपको जाना है तो भी 24 घंटे का इंतजार तो करना पड़ेगा ट्रेन से जाने में, तुरंत सही नहीं बात, पहुंच जाएंगे। तो बिना पेशेंस के कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, हमारी व्यक्तिगत लाइफ हो, कुछ भी हो। राइट, एक कहावत कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आपने कोई पौधा लगा दिया, उसमें रोज पानी डालते रहिए हुँ, और दिन भर पानी डालते रहिए, वो बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं होएगा, उसका एक टाइम पीरियड है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जिस भी चीज का वृक्ष लगाया है, हुँ, आम का वृक्ष लगाया है, उसका टाइम है कि 3 साल बाद ही आपको फल देगा। तो राइट, 3 साल तक तो सींचना पड़ेगा भाई आपको, सही बात तुरंत से तुरंत कुछ नहीं होता। ये है। समझने की जरूरत है, वेरी वरना आपका ट्रू, पैसा भी बेकार होगा और जो बिजनेस आपने शुरू किया उसको ठप कर देंगे आप। बहुत ही अच्छा। तो सर्वेश जी बिज़नेस के बारे में तो हमने बहुत सारी बात करी। आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे आपने अपने अंदर बदलाव लेके आए? आपने ग्रो किया अपने लाइफ में, अपने करियर में? ऐसी कोई-सी हैबिट, ऐसा कोई एटीट्यूड, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस जिससे आपने अपने आप को इतने इस लेवल पर आप लेके आ पाए? हाँ, कुछ चीजें हैं, जो सबसे बड़ी चीज तो है कि हम लोग गांव से आते हैं। जब गांव से आते हैं ना तो दादी बाबा मम्मी पापा बड़ी कहानियां सुनाते हैं। जी, उस कहानियों में हम लोग अपना रियल हीरो पकड़ते हैं। जैसे मैंने आपको जो बताया कि धीरे धीरे रे मना, ये जो दोहा बताया ये जी, हमारे पिताजी कहते थे। ओके, हमारे पिताजी बहुत कुछ ऐसा भी बताया है मुझे कि जब मैं अपने मुश्किल घड़ी में होता हूँ तो उन चीज़ों को याद करता हूँ, और जब उनको याद करता हूँ तो वो ताकत देती है। दूसरी चीज़, मैं अपनी लाइफ में ये समझा हूं कि कुछ भी चीज़ आपको बर्बाद करने के लिए नहीं होती। जब कोई मुश्किल घड़ी आती है तो एक दूसरा रास्ता भी इंतजार कर रहा होता है, लेकिन आप भगवान को कोसते हो बैठ करके या उसकी हाँ, तरफ देखते हो। आपने मुझसे एक सवाल किया था कि 15 साल टीवी में रहने के बाद मैंने छोड़ा। जी, बहुत कठिन सवाल था। मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला था तुम सुसाइड कर रहे हो अपने करियर का, 15 साल टीवी का चेहरा रहे हो, पॉलिटिकल लोगों के साथ उठते बैठते, तुम्हें कौन पहचानेगा, और तुम यूट्यूब पे आ रहे हो। और जब मैंने उनसे कहा कि नहीं मेरा ये सपना ये सपना ये सपना है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। आज जब वो मेरे ऑफिस में आते हैं और देखते हैं 20 बच्चे काम कर रहे हैं, मेरा शो चल रहा है, लोग इंगेज हो रहे हैं उस पर, तो वो कहते हैं तुम सही थे। जब नौकरी गई तो मेरे लिए बहुत हताशा का दौर था, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं गंगा किनारे बैठा रहता था। लेकिन एक यूट्यूब मिला ना, मुझे एक नया रास्ता मिला ना, सही बात। एक बंद हुआ रास्ता तो दूसरा खुल परमात्मा गया, ने दिया। परमात्मा ने आप दिया। रेडी थे लेकिन उसके लिए। मैं रेडी था। यस, दो चीजें लाइफ में, या तो आप गिव अप कर दो, बिल्कुल। या विकल्प, जो बहुत आसान है। जो बहुत आसान है, या विकल्प। आप ये समझो अनुसार, आप ये समझो कि जब आप 10 साल 12 साल किसी चीज को देते हो ना तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल तो डेवलप होती है। बिल्कुल। जब मैं टीवी पे खड़ा होकर बोलता था तो बोलने की स्किल तो डेवलप हो गई थी ना, यस, यस, यस। समझने की स्किल तो डेवलप हो गई थी ना, राइट। तो उसका इस्तेमाल वहां नहीं तो कहीं और कर लो यार। बहुत खूबसूरत बात कही और ये मैं अपने लाइफ में भी अप्लाई कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में आया हूँ वहाँ पर भी लोगों को ट्रेनिंग देना है, कोचिंग देना है, हेल्प करना है। तो वही स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम हैंडलिंग स्किल्स कहीं ना कहीं आज मुझे इस करियर में काम कर रही हैं। तो ये तो बात है, शायद परमात्मा हमें तैयार कर रहा होता है किसी बड़ी चीज़ के लिए। ये आप ये समझिए ना कि किसी ने बहुत अच्छा अच्छा कुछ कोट्स इस तरह के होते हैं ना जो जिंदगी में ना मोटिवेट कर देते हैं, या कहिए कि आपकी खून में रवानी भर देते हैं। यस। क्या होता है कि आपने वो पत्थर देखा होगा, एक पत्थर है जिसपे छिन्नी हथौड़ी से खूब वार कर रहा है वो आदमी, हाँ, हाँ। और बाद में वो मूर्ति के रूप में निकल के आ जाता है। राइट।
एक जगह मैंने पढ़ा था, 2 पत्थर एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। एक ये जा रहा था, जो लोहार था, उसने एक पत्थर को उठाया और मारना शुरू किया, तो वो चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसने दूसरे पत्थर को उठाया और उसको ऐसे मतलब छीनिए थोड़ी से मारना शुरू किया और एक मूर्ति बना दी, और वो सारे दर्द सहता रहा। जब वो 1 साल बाद लौटा तो देखा कि उस पत्थर को जिसको उसने मारा था, ऐसे हाँ। बनाया था, उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, उसको भगवान की तरफ पूज रहे हैं उस पत्थर को। राइट। और ये जो पत्थर था जिसने मना कर दिया था, तकलीफ सहने से। हाँ, उसको उसी के सामने रख के रोज उस पे नारियल फोड़ते थे। उसने एक बार चोट सहा, वो भगवान बन गया। सही बात। और इसने एक बार मना किया था, इसको रोज उस नारियल का चोट सहना पड़ता था। क्या बात है, बहुत गहरी बात है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप अपने आसपास भी उठा लेंगे, हर आदमी की कहानी, और खासकर जो बड़े लोग हैं ना, जब उनकी कहानी में घुसेंगे, वो सुनाते नहीं क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं होती है, तो वो कई बार टूटे होंगे, फिर खड़े हुए होंगे। एक बात मैं उन सबसे कहना चाहूंगा जो ये जिनका बुरा दौर चल रहा है और वो ये समझना चाहते हैं कि वो भगवान उनको आबाद करना चाहता है या बर्बाद करना चाहता है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपको बर्बाद होना होता है ना, तो आपके साथ जुड़ने वाले जो लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। वो आपको ऐसी सलाह देते हैं जो बर्बादी की तरफ लेके जाती है, ऐसे काम करवाते हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए लेके जाता है। लेकिन जब आपको आबाद होना होता है, आपकी मुश्किल की घड़ी होती है ना, जहां पे आपको खाने के लिए भी पैसे ना हो ना, तो कोई एक दोस्त मिल जाएगा, आपको खिला देगा। कोई एक दोस्त मिल जाएगा, आपको मोटिवेट कर देगा। कोई एक दोस्त मिल जाएगा जो आपको ना आगे जाने की प्रेरणा देगा। हो सकता है वो टफ टाइम चल रहा हो, लेकिन भगवान ने आपको भूखा नहीं मारा। किसी न किसी को आपके लाइफ में भेजता रहा कि आप 1 साल 2 साल का पीरियड काट लो। वो बुरा दौर तो जाएगा ना, अमावस की रात भी कट जाती है। सही बात। लोग कहते हैं जो वो घूर होता है, गोबर की घूर जो होता है, जहां गोबर रखते हैं लोग, 12 साल में उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। करेक्ट। तो वो टाइम कटेगा। ईश्वर ने आपको संभाल रखा है। आज मैं 20 एम्प्लॉय लेके बैठा हूं, लेकिन एक टाइम था ना, आज से 6 साल पहले गंगा किनारे बैठा हुआ था। लेकिन कोई ना कोई मिलता था, अरे यार क्या बोलते हो यार, क्या करते हो तुम, तो बढ़िया करोगे। इन्हीं शब्दों ने मुझे जिंदा रखा। आज मैं आपके सामने हूं। तो अगर ये नापना है कि आप जिंदगी में किस ओर जा रहे हो, तो आप देख लो कि आपके संबंध कैसे बन रहे हैं। जैसे संबंध बनेंगे वैसी आपकी यात्रा होगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। तो कुल मिला के परमात्मा, अगर आपको लग रहा है कि आपका टफ टाइम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक, मुझे लगता है कि उसके पास कुछ बेस्ट प्लान है, बेटर प्लान है। और अभी फील जरूर होता है कि हमें, मेरा मुश्किल है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कई बार महसूस किया है कि हर मुश्किल ने मुझे संवारा है और बेहतर इंसान बनाया है। हर मुश्किल के बाद, हर टफ टाइम के बाद, हर चैलेंज के बाद, बस ये है कि आप इस खेल में टिके रहिए। आप जिससे ये आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, आप जी, आपका वो संघर्ष का दौर नहीं होता तो आपको किस्सा कहानी सुनाने के लिए मेरे पास कुछ होता क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ पाते क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मेरे जीवन में टफ टाइम नहीं होता तो मैं आज बैठ के ये जवाब दे रहा होता क्या? मेरे पास एक किस्से कहानी होते क्या? नहीं होते। हम गुजरे हैं, सही है। तब हम ये बोल पा रहे हैं। वेरी नहीं होते तो नहीं होते। इसके लिए तब हमने भी भगवान को कोसा होगा, लेकिन आज सुबह से लेकर शाम तक उसको 10 बार शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर वो दौर ना होता तो ये दौर नहीं हो सकता था। क्या बात। आपको लीडर बनना है ना, तपना तो पड़ेगा। किसी ने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही थी कि पॉडकास्ट में ही बोला था कि जब गांधी चल रहे थे पहले नंबर पे, तो गांधी सबको याद है। गांधी के सामने पीछे जो लाठी खा रहे थे लोग, क्या वो गांधी से कम चले थे? बराबर चले थे ना। सही बात है। लेकिन वो लीडरशिप की वो जिम्मेदारी नहीं ले पाए। वो जुड़ते रहे, हटते रहे, जुड़ते रहे, हटते रहे, लेकिन गांधी लगातार चलते रहे। राइट। तो गांधी गांधी बन गए। कहने का मतलब यह ना कि आप अगर छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, तो आप गए। मेहनत भले आप करोगे, सही है, लेकिन टिके हुए अपने लक्ष्य पे अगर सीधा चल रहे हो तो एक दिन आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन वो पेशेंस का गेम है। लोग कहते हैं ना यूपी बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बहुत बनते हैं। कभी आपने सोचा क्यों बनते हैं? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। बहुत सारे लोग निकलते हैं सालों। क्यों? बताइए, आप बताइए। मैं बताता हूँ। यूपी और बिहार में अब तो सिचुएशन बदली है, हाँ। लेकिन यूपी और बिहार में ना पहले कभी काम नहीं था। ओके। मजदूरी थी, दूसरी जगह पलायन करते थे लोग, मजदूरी करते थे, और कोई काम नहीं होता था तो उनको बताया जाता था बेटा तैयारी करो, रेलवे में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, आईएएस और पीसीएस बन जाओ। लेकिन उस पूरब की माटी में 2-3 चीजें बड़ी अच्छी थी। जब पूरब की माटी में कोई माँ के गर्भ से जन्म लेता है ना, तो 3 चीजें विरासत में मिल जाती हैं। अच्छा। अभाव की वजह से उसको पेशेंस मिल जाता है,
ठीक है। इतना अभाव झेलता है ना कि हर चीज उसको, अगर उसको कपड़ा भी चाहिए ना दिवाली में पहनने के लिए तो 1 साल इंतजार करना पड़ता है उसको। ये पेशेंस का लेवल होता है उसका। पॉलिटिकल समझ जो है ना, उसको चट्टी और चौराहे पे मिल जाती है। जिस दुकान पे वो खड़ा होता है गांव की, वहां पे लोग खूब बतियाते हैं क्योंकि वक्त बहुत होता है, तो बहुत कुछ तो वो वहीं से सीख जाता है। राइट। तीसरी चीज, जब अभाव होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, बहुत बेइज्जती होती है, तो वो डेयरिंग बहुत हो जाता है, हिम्मत बहुत आ जाती है। और यूपीएससी के गेम में पेशेंस की सबसे बड़ी जरूरत होती है। सही बात है। आप देखोगे कि लोग 30-30 साल गुजार देते हैं, तब जाकर डीएम, एसडीएम और आईपीएस, आईएएस बनते हैं वो। सही बात है। तो ये पेशेंस उन्हीं लोगों के पास है, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्रैक करते हैं। यहाँ तो कोई व्यवसायी का बेटा है, कोई ठेकेदार का बेटा है, कोई नेता का बेटा है, उसको तो सब कुछ विरासत में मिल गया है भाई। बना बनाया मिला है। जब विरासत में मिल गया तो आप कहाँ से बहुत बड़ी इमारत खड़ी करोगे? फिर तो विरासत में मिल गया तो आप दूसरी तरफ जाओगे। इनको नहीं मिला है, इनको अभाव है, तो ये आएंगे, ये बदलेंगे चीजों को। चाहे वो मार्केटिंग का हो, मैं वापस अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, चाहे वो मार्केटिंग का गेम हो या बहुत बेहतरीन जिंदगी खड़ी करनी हो, पेशेंस चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। पेशेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। पेशेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ज़िंदगी के हर क्षेत्र में। पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो सर्वेश जी, हमने बात की ब्रांडिंग के बारे में, मार्केटिंग एजेंसी के बारे में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो है पीआर। तो ये पीआर बेसिकली होता क्या है? एक आम इंसान की भाषा में समझाना चाहें, बताना चाहें तो पीआर क्या है और इसका कितना बड़ा रोल है किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को एज ए ब्रांड एस्टैब्लिश होने में? पीआर का बहुत बड़ा गेम होता है। पीआर मतलब आप मान लीजिए एक तरह से पर्सनल रिलेशनशिप होती है ये। ओके। ये टोटल आपके नेटवर्किंग पे डिपेंड करती है। जैसे अभी तक हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे जी। हम लोग बैठे 1 घंटे का पॉडकास्ट किया हमने जी। अब हम लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत जुड़ गए, आज मिले ना मिले, राइट। अब हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी मिलेंगे तो ना मैं आपको भूल पाऊंगा ना आप मुझको भूल पाएंगे, वेरी ट्रू। क्योंकि ये मुलाकात एक दस्तावेजी हो गई, डॉक्यूमेंटेड हो गई। डॉक्यूमेंटेड हो गई। डिजिटल डॉक्यूमेंट में ये दर्ज हो गई है। राइट। तो उसमें होगा क्या कि अब इसमें पीआर की अलग अलग भूमिका है। जैसे कि आप इवेंट कर सकते हैं, जी। करा सकते हैं, इवेंट में जाना चाहिए। जिस डोमेन के आप हैं, अगर उस डोमेन का कहीं हो रहा है तो राइट। आपको वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपके फील्ड से रिलेटेड लोग मिलते हैं। राइट। दूसरे अगर इवेंट में आप जाते हैं तो भी लोग मिलते हैं और वहां पे हमारा दायरा बड़ा होता है। राइट। डिजिटली एक दूसरा माध्यम है जो आभासी माध्यम है, करेक्ट। वो वर्चुअल माध्यम है जहां दूर से बैठा हुआ व्यक्ति आपकी चीजों को ले रहा है, दे रहा है, आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन वो फिजिकल नहीं है। पीआर वाले केस में आदमी फिजिकल आ जाता है। राइट। और वो एक दूसरे से मिलता है, जुलता है, बैठता है, कुछ खाता पीता है, और एक दूसरा संवाद जब वहां होता है तो आपकी एक रिलेशनशिप पर्सनल डेवलप होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप स्ट्रांग बॉन्डिंग डेवलप होती है। राइट। तो वहां पे वो कनेक्शन लंबा चलता है, फिर वो कनेक्शन आपको दूसरे कनेक्शन देते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि मुझे टीवी पे बिठा दो, राइट। टीवी में मेरी कोई बाइट चलवा दो, या टीवी पे मेरा बुलेटिन करवा दो, लाइव शो करवा दो, राइट। अखबार में मेरी आर्टिकल लिखवा दो, बाई लाइन मेरा लिखवा दो। ये सारे के सारे पीआर के माध्यम है। ओके। और उसमें और बहुत सशक्त माने जाते हैं ये। राइट। जहां भी आप फिजिकली, जैसे हम लोग कोई सामान जब कोई टच करके देखते हैं ना किसी शोरूम में जा करके, जी। तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उससे कन्विंस होते हैं। राइट। हम जब किसी का रिव्यू पढ़ते हैं, कहीं कोई चीज ऐसी देखते हैं, तो हमें लगता है ठीक है यार, आ जाएगा तो हम विश्वास कर लेंगे। सही है। वहां जाकर के हम देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद लेते हैं। तो पीआर में भी ऐसा ही होता है कि जब आप मिलते हैं ना तो वो 100% खरे वाली बात होती क्या है। बात है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता एक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और एक हाँ। दूसरे को जानने का, समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आप कई बार देखते होंगे कि आप किसी महफिल में गए और आप किसी से लंबा जुड़े हुए हैं, बातचीत भी आपकी होती है आभासी दुनिया में, वो आपको मिलेगा तो शायद न पहचान पाए। हाँ। फिर आप बताएंगे मैं अनूप, और हम लोग की बात उस पर होती है, अरे हाँ अनूप जी, हाँ आपसे तो मुलाकात हुई, मतलब आपसे तो बात होती रहती है। वो हाँ। क्या है ना कि आपका चेहरा वहां कुछ और लग रहा था, यहाँ कुछ और लग रहा है। एग्जैक्टली। ऐसा लोगों के साथ होता है। Yes, ये आभासी दुनिया है। लेकिन जब आप पीआर के क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो वहां पे ये चीज नहीं आती। बहुत खूबसूरत। तो सर्वेश जी, हमने आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, पीआर के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में। तो बहुत ही गजब की चीज़ें मैंने भी आज बहुत कुछ आपसे लर्न किया और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी काफ़ी कुछ चीज़ें ब्रांडिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, और सोशल मीडिया कितना सशक्त माध्यम है अपनी चीज़ों को जनमानस तक पहुँचाने का, उसके बारे में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति या कोई कंसल्टेंट है, कोई बिजनेस हाउस है, आपकी सेवाएं लेना चाहे तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? उसके कई माध्यम है। वो हमारे जेएमबी पे जाके कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा।
हमारी साइट पे जाके कांटेक्ट कर सकता है, या आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे सकते हैं, वहाँ पे वो बिल्कुल। फ़ोन करके किस कांटेक्ट कर किस सकता नाम है। से ब्रांड को हम सर्च कर सकते हैं? रेड हॉट मीडिया हाउस। रेड अगर हॉट उसको मीडिया हाउस। डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, वीडियो का प्रोडक्शन करवाना है, जी, तो वो रेड हॉट मीडिया हाउस पे संपर्क कर सकता है। आजकल आपने एलईडी साइनेज देखे होंगे जो चौराहे पे बड़ी-बड़ी टीवी लगती है। यस, अगर यस, यस। एलईडी से संबंधित कोई उसको सर्विस चाहिए, जी, तो वो येस डिजिटल वर्ल्ड पे जाकर के कांटेक्ट कर सकता है। ग्रेट। बाकी अगर फ़िल्मों की दुनिया में जाना है और कुछ इस तरह का बनाना है, तो ईएसएम फ़िल्म करके हमारी है। लेकिन ये ओके, सारी सर्विसेज़ आपको रेड हॉट मीडिया हाउस पे मिल जाएँगी। वहाँ पे ओके। अगर आप जाकर के इंक्वायरी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। बहुत, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह से कोई भी सर्विसेज़ या किसी भी तरह की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पीआर सर्विसेज़, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। आप संपर्क कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को, अपने करियर को नई ऊँचाइयों पे लेके जा सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा कि इसमें काफ़ी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या टॉप 3 लर्निंग ली और आने वाले समय में आप किस टॉपिक पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। एक बार पुनः आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो वेरी मच सर्वेश जी, थैंक आपका। यू सो मच आपका भी। थैंक यू सो मच।